हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जुड़ चुके हैं फिर से कक्षा 10वीं का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो कि है श्वसन। यह जो चैप्टर है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था पोषण, और उसी जैव प्रक्रम के अंतर्गत दूसरा चैप्टर आता है श्वसन। तो आज हम लोग श्वसन चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। अगर आप लोग को यह प्रश्न पढ़ने में कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम उसको फिर से सुधार कर सके। चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है कहता है श्वसन की परिभाषा दें। हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है कहता है श्वसन की परिभाषा दें। कहता है श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। मतलब श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अपने सांस के द्वारा हवा को सांस में लेते हैं और सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और जब जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2 H2O एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ H2O होगा। तो जहाँ ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर, वह जो ग्लूकोज जो हम लोगों ने भोजन के रूप में खाए, हम लोग जो भोजन के रूप में खाते हैं वह भोजन पचकर हमारी कोशिकाओं में जाकर जमा हो जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह जमा किया हुआ भोजन विखंडित होकर हमारे लिए ग्लूकोज CO2 और H2O ऊर्जा का निर्माण करता है। इसी ऊर्जा का प्रयोग कर हम किसी भी काम को कर पाते हैं। किसी कार्य को करने के लिए हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए हम लोगों को भोजन और श्वसन दोनों आवश्यक है। हम लोग जो भोजन लेते हैं वह हमारे कोशिकाओं में जाकर पचकर जमा होता है और जो हम लोग श्वसन लेते हैं उसके द्वारा वह जो भोजन जमा रहता है कोशिकाओं में वह विखंडित होकर हम लोगों के लिए CO2 H2O एवं ऊर्जा का निर्माण करता है जिससे हम किसी कार्य को कर पाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं श्वसन। या श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ग्रहण किए गए भोजन को विखंडित करके ऊर्जा प्रदान करना श्वसन कहलाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य, यह जो सांस लेते हैं उसका मुख्य अंग कौन कौन सा होता है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं यह जो मछली है, मछली जो है क्लोम या गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। मछली जो है वह क्लोम या गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। और यह जो मच्छर है वह ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं और जो केंचुआ है वह त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं और मनुष्य हम लोग जो है वह फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। और यह जो श्वसन अंग है यह मुख्य अंग होता है। आप लोग कहीं ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि मनुष्य जो सांस है वह नौक के द्वारा लेता है। नौक एक द्वार है, हम लोगों का मुख्य श्वसन अंग जो है वह फेफड़ा होता है। उसी प्रकार मछली में भी मुख्य श्वसन अंग क्लोम या गिल्स होता है, मच्छर में ट्रेकिया होता है और केंचुआ में त्वचा होता है और हम लोगों में फेफड़ा होता है। कभी कभी आदमी जब धूम्रपान करना प्रारंभ करता है या नशा करना प्रारंभ करता है या इत्यादि सिगरेट, बीड़ी, गांजा, भांग इत्यादि का सेवन करता है उसके द्वारा यही फेफड़ा उसका जल जाता है जिसके कारण उसको कैंसर का बीमारी या इत्यादि अनेकों प्रकार का रोग होता है। इसीलिए हम लोगों को अपना अगर फेफड़ा बचाना है तो धूम्रपान से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर बताएं। श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर पूछा जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पर 4 अंतर लेकर आए हैं। तो आपको 2 कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप 2 ही याद रखें, उससे ज्यादा याद रखें। क्या पता आपको जो याद हो वह आप भूल जाएं और उसके जगह पर आपको दूसरा याद आ जाए। तो इसीलिए आप लोग यहाँ 2 नहीं बल्कि 4 अंतर याद रखेंगे। कहता है श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। देखिए श्वसन जो है वह एक जैव रासायनिक क्रिया, कहने का मतलब है कि यह एक सजीवों में संपन्न होता है, यह एक जीवों में संपन्न होता है। और दहन में देखिए यह एक अजैविक क्रिया है। दहन जो है जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग कहीं पर जल जाता है तो उसमें किसी भी जीव की आवश्यकता नहीं होता। जीव रहे अथवा न रहे, अगर ऑक्सीजन है और दहनशील पदार्थ है और उसमें हम लोग जब आग लगाए तो उसमें निश्चित रूप से आग लग जाएगा। लेकिन श्वसन की क्रिया जब भी होगा उसके लिए एक जीव का होना आवश्यक है, क्योंकि
जीव ही है जो श्वसन करते हैं, अन्यथा निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। लेकिन जो यह दहन है वह निर्जीव वस्तु, जैसे आप लकड़ी, घास, भूसा इत्यादि में आग लगा दीजिए, उसमें आग लग जाता है। लेकिन जो श्वसन की क्रिया है वह केवल मनुष्य में संपन्न होता है, केवल सजीवों में ही संपन्न होता है। इसीलिए यह एक जैव रासायनिक क्रिया है और यह एक अजैविक क्रिया है। बढ़ते हैं दूसरे अंतर की ओर। कहता है इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है। कहते हैं श्वसन में हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की क्रिया वह धीमी गति से हम लोग सांस लेते हैं, हमारे शरीर में जाता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है और बहुत ही कम मात्रा का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें तीव्र गति से ऑक्सीजन, लेकिन जो दहन होता है, दहन के लिए अगर कम ऑक्सीजन रहेगा, कम ऑक्सीजन में दहन की क्रिया संपन्न तो होगा, लेकिन थोड़ा देर में वह आग अपने आप बुझ जाएगा। जिस प्रकार आप एक बोतल में एक तीली जलाकर गिरा दीजिए और इधर से ढक्कन लगा दीजिए, तो बोतल के अंदर जितना ऑक्सीजन रहेगा वह उतना देर ही जलेगा, उसके बाद वह बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। यही क्रिया होता है कि इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है और इसमें तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। चलिए बढ़ते तीसरे अंतर की ओर। कहता है इस क्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं और श्वसन की क्रिया द्वारा जो वह भोजन टूट कर ऊर्जा प्रदान करता है, वह ऊर्जा देखिए, जितना ऊर्जा का हम लोगों को कम होता है उतना ऊर्जा हमारे शरीर में उपयोग कर लिया जाता है और जो ज्यादा ऊर्जा होता है उसका एटीपी के रूप में जमा कर लिया जाता है। जिस प्रकार हम लोग पैसा कमा के लाते हैं, जितना पैसा हम लोगों को जरूरत के लिए कम करना होता है उतना पैसा का हम लोग कम कर लेते हैं और शेष पैसा जो बच जाता है उसको हम बैंक में जमा कर देते हैं। सेम टू सेम उसी प्रकार जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और जितना भोजन हम लोग खाए हैं वह जब ऊर्जा में बदलता है तो जितना ऊर्जा का आवश्यकता हमको लगता है शरीर उतना ऊर्जा हमको दे देता है और शेष ऊर्जा को एटीपी के रूप में जमा रखता है। इसीलिए शरीर की ऊर्जा का गृह कहा जाता है इसको, एटीपी को, क्योंकि सारा ऊर्जा एटीपी में ही जमा रहता है। और इसमें देखिए इस क्रिया में ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है और यह जो दहन है इसमें जो ऊर्जा है वह ताप और दहन के रूप में बाहर निकल जाता है, वह तुरंत ही वहां से बाहर निकल जाता है और हम लोग को दिखने लगता है। चौथी जो क्रिया है यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पर होती है। यह जो श्वसन की क्रिया यह एक नियंत्रित क्रिया है, मानव इसे नियंत्रित रखता है। नियंत्रित करने का मतलब कंट्रोल में रखता है। कहता यह एक नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पर होती है। और इसमें जो दहन में आप पढ़ रहे थे, कहता यह एक अनियंत्रित क्रिया है जो उच्च तापक्रम पर होती है। तो इस क्रिया को, यह जो क्रिया है दहन, यह एक अनियंत्रित क्रिया है। जिस प्रकार अगर किसी के घर में आग लग जाए तो उसको बुझाने में बहुत मेहनत है, अनियंत्रित है, किसी दूसरे के घर में भी लग जाता है क्योंकि वह नियंत्रित नहीं होती है। और यह जो सांस है यह एक नियंत्रित क्रिया है और यह जो दहन है यह एक अनियंत्रित क्रिया है जो कि उच्च तापक्रम पर, यह जब क्रिया शुरू होता है, प्रारंभ होता है होना, तो इसमें ताप बहुत अधिक की आवश्यकता होती है। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है किण्वन क्या है, इसका समीकरण लिखें। मतलब किण्वन क्या है, समीकरण का मतलब वह कैसे बनाया जाता है, वह उससे आप क्या समझते हैं। तो कहता है कि किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक क्रिया कहने का मतलब कि जो एक जीव के द्वारा संपन्न होता है। जैव रासायनिक क्रिया कहने का मतलब कि जो एक जीव के द्वारा संपन्न होता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया, इसमें जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। कहते हैं किण्वन की जो क्रिया है इस क्रिया में सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो जटिल कार्बनिक यौगिक है उसे विघटित करके उसे तोड़कर सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित किया जाता है। और कहता है इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और किण्वन की क्रिया संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। गांव देहात में जो शराब पिया जाता है, जो अल्कोहल जिसको हम लोग दारू कहते हैं, उसको बनाने के लिए इसी क्रिया का यूज किया जाता है, किण्वन क्रिया का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। इसका जो पहला अंतर है वह यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मतलब जो वायवीय श्वसन है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है।
कहते हैं अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो जो वायवीय श्वसन है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है और जो अवायवीय श्वसन है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। यह रहा इसका पहला अंतर। दूसरा अंतर है इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 एवं जल का निर्माण होता है। तो जो वायवीय श्वसन है उस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 एवं जल का निर्माण होता है। और जो अवायवीय श्वसन का जो दूसरा है अगर इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आंशिक करने का मतलब थोड़ा रूप में केवल बदल पाता है, थोड़ा ही इसका विघटित हो पाता है। लेकिन जो वायवीय श्वसन है उसमें जो है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, वह पूर्णतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है और यह थोड़ा बहुत ही टूट पाता है। इसमें ग्लूकोज आंशिक रूप से टूटता है। और जो तीसरा अंतर है कहता है वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। तो वायवीय श्वसन का जो प्रथम चरण है वह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और जो दूसरा है वह द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। और इसका जो तीसरा अंतर है कहता है अवायवीय श्वसन लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। तो अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और इसमें प्रथम चरण में यह कोशिका द्रव्य में और द्वितीय चरण में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। चौथा है कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है और अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में ही होती है। मतलब और चलिए और ऊपर तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। कहता है श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। मतलब श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण को ऑक्सीजन से ग्रहण कर उसे वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2, H2O एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। यह एक तरह से आप श्वसन की परिभाषा बोल सकते हैं कि जो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और उसको हमारी शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाकर ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडित करके उसे CO2, H2O एवं ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे ही हम लोग श्वसन करते हैं। और श्वसन का परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। और श्वासोच्छ्वास जो है कहता है मनुष्य में श्वास लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। मनुष्य जो सांस लेता है और सांस को छोड़ता है इसी क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, क्यों। जब आप अत्यधिक दौड़ते हैं या अत्यधिक दौड़ कर थोड़ा सा अगर रुकते हैं तो मानव के शरीर में क्रैम्प उत्पन्न होता है। कहता है आखिर इसका कारण क्या है। कहता है कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन तथा पानी का अभाव हो जाता है। अभाव का मतलब जब मानव दौड़ता है, जब मनुष्य दौड़ता है तो दौड़ने के क्रम में उसके शरीर से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा और पानी की हानि होती है, जिसके कारण मनुष्य को पसीना आता है और वह जल्दी जल्दी सांस लेता है जल्दी क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और पानी का कमी होता है क्योंकि उसके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में पसीना बहता है। तो जिससे पायरुवेट का विघटन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। ये जो पायरुवेट है इसका जो पूर्णतः विखंडन होना चाहिए, इसके विखंडन के लिए हम लोगों के शरीर में ऑक्सीजन नहीं बचता क्योंकि पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और जब हम लोग दौड़ते हैं तो उसके कारण यह जो पायरुवेट है यह टूटने में कठिनाई होती है, यह टूट नहीं पाता है और यह टूटता भी है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब पायरुवेट टूटता है तो वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, तो लैक्टिक अम्ल हो जाता है। इसके कारण मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है तथा शरीर में क्रैम्प होने लगता है। तो यह जो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल हम लोगों के शरीर में लैक्टिक अम्ल के कारण शरीर में दर्द और क्रैम्प उत्पन्न होने लगता है। इस वीडियो में हमने कुल 7 प्रश्नोत्तर किए जो कि अध्याय 2 का था। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।